हाँ जी। फर्स्ट पार्ट में हमने समझा कि फेडरलिज़म क्या होता है और फेडरलिज़म के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्या है। जैसे कि फेडरलिज़म का एक बेसिक डेफिनेशन ये है कि इसमें पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है और पावर शेयरिंग हर एक तरह से और हर एक लेवल पर होनी चाहिए। इसके लिए हमारी कंट्री में एक जो सिस्टम बनाया गया है जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और ग्रास रूट लेवल पर पंचायती गवर्नमेंट का सिस्टम बनाया गया है। इसे 3 टियर सिस्टम भी कहा जाता है। फिर हमने बात की कि किस तरह से हमारी कंट्री में लैंग्वेज को लेकर पॉलिसी तैयार की गई, क्योंकि श्रीलंका में हमने देखा कि सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को जब ज़्यादा प्रिविलेजेस दिए गए तो उससे तमिल बोलने वाली माइनॉरिटी जो ग्रुप था वो किस तरह से इस बात से नाराज़ हुए। तो किसी भी बेसिस पर लोगों में डिफरेंशिएशन करना किसी भी गवर्नमेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है और श्रीलंका में इसकी वजह से एक पूरा सिविल वॉर हुआ जिसने उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। इंडिया में भी हमारे जो लीडर्स थे उनके सामने ये प्रॉब्लम सामने आई, क्योंकि इंडिया में हिंदी बोलने वाली जो कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा नंबर में है। लेकिन इसके बावजूद इंडियन लीडर्स ने हिंदी को लोगों पे थोपने की बजाय बाकी लैंग्वेजेस को भी अपनी जगह दी, जिससे कि बाकी लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग जो हिंदी में कन्वर्सेशन या फिर हिंदी में कम्युनिकेट नहीं करते हैं उन्हें अलग या ऐसा ना फील हो कि उनके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव किया जा रहा है या डिफरेंशिएशन की पॉलिसी अपनाई जा रही हो उनके साथ। नाउ गवर्नमेंट ने जब हिंदी को 1965 में अपने ऑफिशियल वर्क के लिए अपनी लैंग्वेज डिक्लेयर किया तो कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इस बात के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो उस पर गवर्नमेंट ने जो इससे पहले लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की जाती थी ब्रिटिशर्स के टाइम से, उसको भी ऑफिशियल वर्क की लैंग्वेज के लिए अलाउ कर दिया। कुछ लोगों ने इस पर यह ज़रूर कहा कि गवर्नमेंट ने इस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज को फेवर किया है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर हिंदी को लोगों पर थोपा जाएगा ज़बरदस्ती तो इससे अपने देश में ही प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इस तरह से एक लिबरल पॉलिसी को यहाँ पर यूज़ किया गया लैंग्वेज के लिए। इसके बाद बारी आती है सेंटर स्टेट रिलेशंस, जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि एक सेंटर की गवर्नमेंट, जिसे आप कह सकते हैं पूरे देश की गवर्नमेंट चुनकर आती है जहाँ पर, लेकिन हर स्टेट के अपने अलग इश्यूज़ और अपनी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके लिए हर स्टेट को ये राइट दिया गया है कि वो अपने लिए अलग गवर्नमेंट चुन सकती है। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दीज अरेंजमेंट्स। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो एक अरेंजमेंट तैयार कर दिया कि सेंटर की अपनी पावर्स हैं, स्टेट की अपनी अलग पावर्स हैं, लेकिन जो लीडर्स सेंटर और स्टेट में गवर्नमेंट चला रहे हैं वो इन अरेंजमेंट्स को कैसे फॉलो करते हैं, इस पर इसकी सक्सेस काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। काफ़ी लंबे टाइम तक सेंटर और स्टेट में ऐसा देखा जाता रहा कि एक ही पार्टी का रूल था और जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने अपने जो राइट्स थे एज ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट्स, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग राइट्स होने चाहिए, उसको ख़ास तरीके से यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि सेंटर और स्टेट की पॉलिसी सेम लेवल पर ही डिसाइड हो जाती थी। क्योंकि जो गवर्नमेंट सेंटर में है
वही अगर स्टेट में है तो पॉलिसी बनाना काफ़ी आसान होता था, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था उसमें। लेकिन जब सेंटर और स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट्स आनी शुरू हुई, जैसा कि आज के टाइम पर हम देखते हैं कि सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है और स्टेट में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कई बार इस तरह के इल्ज़ाम लगे कि उसने स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए, या फिर जो पार्टीज़ राइवल पार्टीज़ होती हैं स्टेट में, उन्हें कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करती हैं, और ऐसा करने से फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है उस पर इसका बुरा असर होता है। अब 1990 तक आते आते रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो कंसेप्ट था वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, और इसी समय कोएलिशन गवर्नमेंट का जो एरा था, यानी कि जो ये एक तरह से नए समय की शुरुआत हुई थी, जब एक पार्टी की गवर्नमेंट पूरे देश और स्टेट में बनने की बजाय सेंटर में भी कोएलिशन गवर्नमेंट्स का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, क्योंकि अब कोई एक पार्टी को लोकसभा में क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी। द मेजर नेशनल पार्टीज़ हैड टू एंटर इनटू एन अलायंस, तो बहुत सारी पार्टीज़ को अलायंस करके मिलकर एक गवर्नमेंट तैयार की जाती थी सेंटर में। तो इससे स्टेट गवर्नमेंट्स में आपस में पावर का एक नया डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ। तो कोएलिशन गवर्नमेंट्स का कंसेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में। और इस फेडरलिज्म की स्पिरिट को बनाए रखने के लिए हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी अपनी कई जजमेंट्स दी, जिसमें फेडरल पावर शेयरिंग को काफ़ी इम्पोर्टेंट बताया गया और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए गए। आगे हम समझेंगे डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है और इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। जब पावर शेयरिंग होती है तो पावर को किसी एक जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय उसे सेंटर और अलग अलग स्टेट्स के बीच में बांट दिया जाता है। अभी तक हमने देखा कि मेनली पावर को स्टेट और सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बहुत सारी स्टेट्स में भी कई तरह की डाइवर्सिटी देखी जाती है, तो स्टेट्स के अंदर भी आपको पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी है। तो इसके लिए एक थर्ड टियर को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, और इस प्रोसेस को डिसेंट्रलाइजेशन कहा गया। और इसके पीछे जो मेन आइडिया था वो ये था कि बहुत सारे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ जो कि लोकल लेवल पर ही सेटल हो सकते हैं, क्योंकि जो लोग अपने एरिया में रहने वाली प्रॉब्लम्स को खुद समझ सकते हैं, वैसा सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। और इसी तरीके से अपनी बेसिक प्रॉब्लम्स को समझने के लिए उनसे ज़्यादा अच्छा या आसान सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं होगा। और इस तरीके से एक डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोकल लेवल पर भी डेमोक्रेसी को अप्लाई कर सकते हैं। इसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का नाम भी दिया जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी बड़े लेवल पर महसूस की गई, और उसके बाद से
इसके लिए काफ़ी अच्छे एफर्ट्स भी किए गए इन द फॉर्म ऑफ लोकल पंचायत्स एंड म्यूनसिपैलिटीज़। गांव के अंदर लोकल पंचायत बनाई गई और शहरों के अंदर म्यूनसिपैलिटीज़ बनाई गई, लेकिन ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर ही रखी गई। इनके इलेक्शंस को रेगुलरली नहीं किया जाता था। लोकल गवर्नमेंट्स को अपनी रिसोर्सेज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या अपनी पावर्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट पर ही डिपेंड रहना पड़ता था। तो रियलिटी में अगर देखा जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन कोई बहुत ज़्यादा ख़ास इफ़ेक्टिव तरीके से अप्लाई नहीं किया जा रहा था, लेकिन 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन के लिए काफ़ी बड़े कदम उठाए गए, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए अब ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया गया, ज़रूरी बना दिया गया कि वहाँ पर रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और दूसरी बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट्स को इलेक्शंस में रिजर्व रख दिया गया, ताकि इस तरह के बैकवर्ड जो सोसाइटी का पार्ट है उन्हें भी पॉलिटिक्स में इलेक्शंस के थ्रू पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सके। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन, यानी जितनी भी टोटल पोजीशंस थी उसमें से 1/3 वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया गया इस तरह के इलेक्शंस में। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी स्टेट के लिए अलग से एक इलेक्शन कमीशन बनाया गया टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी पावर्स और रेवेन्यू को लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ शेयर करने के लिए कहा गया। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज़ फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और ये जो शेयरिंग है ये हर स्टेट में अलग अलग इसे किया गया। जिस तरह से हर एक स्टेट का अपना अलग अलग पॉलिसी होती है, वैसे ही शेयरिंग के लिए अलग से पॉलिसी बनाई गई। और इस रूरल लोकल गवर्नमेंट का नाम पंचायती राज दिया गया। हर गांव या गांव का एक ग्रुप, कुछ स्टेट्स में उसकी अपनी एक ग्राम पंचायत बनाई गई। बेसिकली इसमें अलग अलग वार्ड से आने वाले मेंबर्स, जिन्हें पंच कहा जाता है, और उन सबका एक हेड या प्रेसिडेंट जिसे कह सकते हैं उनका, उसे सरपंच कहा जाता है। और इन सबको वहाँ की जो एडल्ट पॉपुलेशन है, यानी कि जो मैच्योर लोग हैं वहाँ के या उस गांव के, वो उसे चुनकर लाते हैं, और यही पंचायत जो है ये पूरे गांव के सारे डिसीजंस लेती है। और पंचायत को ग्राम सभा के अंडर रखा गया। उस गांव में रहने वाले सभी लोग ग्राम सभा के मेंबर्स, वोटर्स होते हैं, सॉरी मेंबर्स नहीं, वोटर्स होते हैं। इनके लिए कंडीशन लिखी गई कि ग्राम पंचायत के लिए पूरे साल का एक बजट तैयार करने के लिए उन्हें साल में 2 या 3 बार मिलना ज़रूरी है, मीटिंग रखना ज़रूरी है, और ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंस को रिव्यू करना ज़रूरी है। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज़ राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो गवर्नमेंट का जो लोकल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी उसकी रीच पहुंचाई गई। कुछ ग्राम पंचायत को इकट्ठे मिलाकर एक पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल का नाम दिया गया। द मेंबर्स ऑफ दिस representative body are elected by all the panchayat members in that area, और इस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के जो मेंबर्स थे उन्हें
पंचायत के सभी मेंबर्स मिलकर चूज़ करते थे या करते हैं। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद, यानी सभी पंचायत समितिज या मंडल्स जब उन्हें एक डिस्ट्रिक्ट में इकट्ठा कर दिया जाता है तो उन्हें मिलाकर ज़िला परिषद बनती है। ज़िला परिषद के ज़्यादातर मेंबर्स को इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है और लोकसभा के मेंबर्स और एमएलएज और कुछ दूसरे ऑफिशियल्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चुने जाते हैं वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। ज़िला परिषद चेयरपर्सन उस ज़िला परिषद का पॉलिटिकल हेड होता है जो कि उस पूरे ज़िला परिषद को चलाता है। इसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ शहरों के लिए भी बनाई गई, उन्हें म्यूनसिपैलिटीज़ का नाम दिया गया शहरों में, और उनके लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस बनाई गई। म्यूनसिपैलिटीज़ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को वो लोग चुनने लगे या वो लोग चुनते हैं जो कि जिन्हें लोगों ने चुना है। म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटी। इन ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सच एन ऑफिसर इज़ कॉल्ड द मेयर, यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में का जो हेड होता है उसे मेयर कहा जाता है। तो ये आप कह सकते हैं पूरी दुनिया के लोकल गवर्नमेंट के बेस पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था। यानी जितने 36 लाख के आसपास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में चुने गए और आज भी चुने जाते हैं, ये नंबर कई देशों की टोटल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। लेकिन इससे क्या होता है कि जो डेमोक्रेसी है उसका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होता है। इससे वुमेन्स को भी पार्टिसिपेशन मिलता है। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफॉर्म्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट्स। लेकिन आज भी देखा जाता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स को ज़्यादा पावर्स नहीं दी हैं और ग्राम सभा भी बहुत रेगुलरली अरेंज नहीं की जाती है। वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यानी आज भी हम एक अच्छा जो सेल्फ गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसको अप्लाई पूरे तरीके से नहीं कर पाए हैं। इसमें आज भी बहुत सारी कमियां हैं जिन्हें पूरा करने की ज़रूरत है। लेकिन फेडरलिज्म का जो सिस्टम है वो डेमोक्रेसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसे अलाइव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सभी को इसको अलाइव रखने के लिए वोटिंग करते वक्त बहुत ध्यान से वोटिंग करनी चाहिए कि हम किसे वोट दे रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम पर जो पार्टी हमारी रूलिंग पार्टी बनती है स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट दोनों लेवल्स पर, वो हमारे वेलफेयर के लिए काम करे और हमारे बेसिक राइट्स हमें प्रोवाइड कर सके। तो फेडरलिज्म का कंसेप्ट किसी भी डेमोक्रेसी को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।